डिपार्टमेंट। सर आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर जितेंद्र एस यादव सर, साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। सर आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रीमती श्रीदेवी जी, वाइफ ऑफ बलबीर सिंह जी, मैम आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और जब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि आप लोगों को कैसे हम नई तकनीकों के बारे में, नए आविष्कार के बारे में, नए प्रोडक्ट्स और सरकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। और इसी उसमें जो है वो हम लोग आज के कार्यक्रम जो है वो फिरोजाबाद में कर रहे हैं। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की, और मिट्टी का स्वास्थ्य रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसके बारे में मिट्टी का स्वास्थ्य रहना क्यों जरूरी है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर नौशाद आलम सर, सॉइल साइंस एक्सपर्ट, कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। सर आप आइए और बताइए मिट्टी का जांच क्यों जरूरी है, मिट्टी का स्वास्थ्य रहना क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज। धन्यवाद संचालक महोदय और इस आपने नेहा जी और साथ ही हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग से आए हुए अधिकारी, और विशेषकर इस मौसम को देखते हुए दूर दराज से आए हुए किसान भाइयों और माताएं बहनें, आज के इस कार्यक्रम में जो मेरा विषय रखा गया है वो मृदा स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि जो भी आप खेती कर रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, जो हमारी धरती माँ। अगर हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये समझ लीजिए कि हमारी जो है वो डायरेक्ट आमदनी पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो मृदा का स्वास्थ्य उसको देखते हुए आज जो मिट्टी में मुख्य रूप से कार्बनिक तत्व है उसकी जो है वो कमी दिन प्रतिदिन होती चली जा रही है। और कार्बनिक तत्व की कमी होने का कारण ये है कि हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि हम आज आज़ादी के बाद से अधिक रासायनिक, और इस खेती की लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा परीक्षण पर विशेष बल दिया है। अगर आप जब खेती करते हैं तो अगर आपको ये नहीं पता कि हमारी मिट्टी की सेहत कैसी है, मिट्टी में की क्या आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता की जानकारी मुझे नहीं है तो होता क्या है कि आप अधिक से अधिक खाद और इनपुट का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी खेती की लागत बहुत है। मिट्टी को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे फसल को, जिसमें से हम अधिकतर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक के रूप में खेती में जो अपने फसल को देते हैं, और ये इतनी मात्रा में दे देते हैं कि जिससे कि हमारे मिट्टी का सेहत खराब होती चली जाती है। तो इसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि हम मिट्टी का परीक्षण करवाएं, और जब तक हम मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाते, तब तक हमको ये नहीं पता चलता कि हमारे मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। और जब हम मिट्टी का परीक्षण करवा लेते हैं तो हमारी जो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार ही हम मिट्टी में जो है वो अपने इनपुट में खाद का प्रयोग करें। और आज की आवश्यकता ये है कि हम अपनी मिट्टी की सेहत के लिए जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद में आप गोबर की खाद, नाइट्रेट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके अपने मिट्टी में जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आज जीवाश्म कार्बन मिट्टी में 0.02% रह गया है, जिसका कारण ये है कि हमारी फसल तेज हवा से गिर जाती है, और जो कि मिट्टी की पैदावार, हमारे फसल की पैदावार है वो प्रभावित होती है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी पूर्ति के लिए हम
कंपोस्ट और नाडेप कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाए और हमारी लागत जो है वो कम हो जाए। मिट्टी के परीक्षण के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी फसल खड़ी है उस फसल के कटाई के बाद मिट्टी का नमूना लिया जाता है और मिट्टी के नमूने के लिए हम अपने खेत के लगभग 5 सैंपल लेते हैं और उस 5 नमूने के माध्यम से मिट्टी का टेस्ट किया जाता है। मिट्टी के नमूने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने खेत की चारों तरफ से और एक बीच से लें और ये नमूना उस जगह से लिया जाता है जहाँ पेड़ की छाया ना पड़ती हो, जहाँ हमारी सिंचाई नाली है उससे लगभग 1-2 मीटर की दूरी से लें, इसलिए कि जो तत्व है वो अधिकतर सिंचाई नाली के पास या छायादार जो हमारा वृक्ष लगा हुआ है उसके नीचे इकट्ठा होते हैं। अगर उन जगहों से हम मिट्टी का सैंपल लेते हैं तो हमारा जो है वो अच्छी तरह से नमूना नहीं लिया जा सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वी शेप का मिट्टी का 8 इंच का लगभग वी बनाएं और उसको बनाने के बाद आप खुरपी से उसको अच्छी तरह से जो है मिट्टी का सैंपल लें। 5 जगह से लगभग हर सैंपल 1 किलो का हो और उस 5 किलो जब हमारा सैंपल 500 का हो जाए कलेक्ट, तो उसको क्या करेंगे, किसी छाया पे जहाँ पे धूप ना पड़ती हो उस जगह पे अच्छी तरह से उसको मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद में उसको हम एक वी शेप का कोन जो है वो बनाएंगे और उसको बीच से आधा कर देंगे। आधा उस समय तक करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे मिट्टी के सैंपल को और फिर आधा करते रहेंगे जब हमारा लगभग आधा किलो सैंपल मिट्टी का रह गया है और उसको हम एक पॉलीथीन या अगर मिट्टी गीली है तो कपड़े के थैले में हम उसको रखते हैं। कपड़े के थैले में इसलिए रखते हैं कि अगर हमारी मिट्टी में जो नमी है वो कपड़ा सोख ले और उसके बाद हम मिट्टी उस नमूने के लिए जो हमारी बोई हुई खेत में फसल है उसका नाम लिखते हैं, अपना जो है वो नाम लिखते हैं, पूर्व में बोई हुई फसल उसका नाम लिखते हैं और अब जो आप बोने जा रहे हैं उस फसल का नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, खेत का नाम लिखेंगे और साथ ही अपने वो अपना नाम लिखेंगे। ये सारी डिटेल आपको 2 कागज में लिखनी है और लिख के एक मिट्टी के अंदर और मिट्टी के बाहर इसको जो है वो लिखनी है। इस तरह से हमारा सैंपल जब तैयार हो जाता है तो हम उसको परीक्षण के लिए चाहे कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या को इनके यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है जहाँ भी हम अपने मिट्टी का नमूना ले लें। मिट्टी का नमूना लेने के बाद हम जब अपनी फसल लगाते हैं तो ये पता चल जाता है कि हमें किन तत्वों की कमी है और उन तत्वों की हम जब पूर्ति करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है उससे फसल में कभी पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं, कभी पत्तियां नीचे से सूखने लगती हैं, पत्तियां किनारे से पीली पड़ने लगती हैं। ये सारे रोग जब लगने लगते हैं इस तरह के तो उससे क्या है कि हमको ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी है और उन सूक्ष्म तत्वों की कमी के लिए हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। अक्सर देखा गया है कि खरीफ की फसल जब हम लोग धान लगाते हैं तो उससे पहले हमारे किसान भाई गोबर की खाद जो आप साल भर में 10 महीने में तैयार करते हैं उसको आप ले जाके खेत में जो है वो धान की रोपाई से पहले खेत में डाल देते हैं। वो समय अच्छा नहीं होता जब हम खेत में उसको डाल के आते हैं। होता क्या है कि वो इतना तापमान
इसलिए जब हम सिंचाई पहली जो है वो सिंचाई खेत में जो है कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, उस समय गोबर की खाद को ले जाए और ले जाके मिट्टी में डालें, जिससे कि जो जीवाश्म कार्बन है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ सके। और जब जीवाश्म कार्बन बढ़ जाएगा तो हमारी फसल निश्चित ही अच्छी होगी और हमारी लागत जो है वो कम हो जाएगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के कृषकों की आमदनी दुगनी हो जाए। तो आमदनी दुगनी जब होगी जब आपकी लागत कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको आपकी लागत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी किस तरह से दुगनी होगी। इन्हीं बातों के साथ में बात। तो सर आपने जो बताया है उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछिए प्लीज। किसान भाइयों ये बताइए कि किस समय खरीफ की फसल में किस समय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, डालना चाहिए? ये खरीफ की धान की फसल में पहली सिंचाई पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। आ जाइए आप स्टेज पे। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो हमारे साथ है मिस्टर सुबोध गुप्ता सर है डीजीएम मार्केटिंग और मिस्टर अवनीश चंद्रा जी है डीजीएम सेल्स धानुका एग्रीटेक से। सर आप आइए और बताइए कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और आलू के किसानों के लिए धानुका के पास क्या नई तकनीक है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम सुबोध कुमार गुप्ता है और आज आलू की फसल से संबंधित दो ऐसे नए तकनीक और दो ऐसे नए उत्पाद के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी खेती को बदल देंगे। उससे पहले मैं धानुका द्वारा प्रचारित एक कैंपेन, हमारा कॉर्पोरेट कैंपेन जो ये कहता है कि किसान हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है जिन पर एक सफल राष्ट्र का निर्माण होता है। किसानों के इसी समर्पण, संकल्प और धैर्य के लिए धानुका आप सभी को प्रणाम करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि किसानों को सिर्फ अन्नदाता कहना ही काफी नहीं है। तो आप ही जुड़े और देखें, ये वीडियो जो है सभी किसानों को पूरे भारतवर्ष में समर्पित है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। आप सभी मेरे साथ बोले, जब मैं बोलूं इंडिया का प्रणाम तो आप भी मेरे साथ बोलिए इंडिया का प्रणाम। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको जो आज का प्रेजेंटेशन है, जो आज आपको दो नई तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ आलू नहीं, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं और वो कॉमन बीमारी अगर आपकी फसल में आ रही है, अगर वो डिसीज आपकी फसल में आ रही है फफूंद द्वारा, जीवाणु द्वारा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बारे में जानना। किसान भाइयों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है जो भारत में पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन जो है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड किसानों के लिए लेकर के आई है। हमारे किसान भाई, जब बारिश होती है, जब मौसम बादल वाला हो जाता है, जब लगता है कि अब फफूंद की बीमारी जो है वो आएगी, तो हमारे किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग जो है पुराने जमाने से करते हैं। कॉपर का शुरुआत 1960 से हमारे किसान जो है कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉपर जो है वो बहुत ही शानदार चीज है जो हमारी फसल को फफूंद से भी बचाती है और उसमें कुछ
जीवाणु से लड़ने की क्षमता भी पाई गई है। किसान भाइयों, कोनिका एक ऐसा उत्पाद है, ये एक प्रीमिक्स है जो आपका कॉपर और कासुबामाइसिन का कॉम्बिनेशन है। स्टेप्टोसाइक्लिन का बैन जो है वो हो चुका है 1 जनवरी 2024 के बाद में। स्टेप्टोसाइक्लिन जो है वो मार्केट में अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद कर दी गई है। चाहे वो ग्रेप्स के किसान हो, चाहे वो प्लांटेशन क्रॉप के जितने भी किसान हो, स्टेप्टोसाइक्लिन का जो बैन है वो हो गया है। तो इसीलिए आपके पास में जीवाणुनाशक के तौर पे कासुबामाइसिन का उपयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। मैं उस उत्पाद के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी आलू की फसल में एक मेजर समस्या देखी जा रही है जिसका नाम है ब्लैक लेग, जिसे हम काली जड़ के नाम से जानते हैं। ये ब्लैक लेग काफी जगह पे किसानों को प्रॉब्लम कर रही है, उसकी मैं फोटोग्राफ्स भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा। और ये काली जड़ से हमारे किसान भाइयों का पौधा जो है वो छोटा रह जा रहा है हाइट में। तो वो छोटा होने के कारण हमारा किसान सोच रहे हैं कि पत्ते मुड़ जा रहे हैं, और पत्ते मुड़ने की वजह से ये किसी कीट के कारण हो रहा है। उससे पहले मैं आपको जो कोनिका है आपके उसके बारे में बताता हूँ कि ये भारत में पहली बार जीवाणु जन्य और फफूंदजन्य दोनों जो हमारी बीमारियां आती हैं उनका नियंत्रण करने के लिए कोनिका का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं। और ये एक जापानी तकनीक से निर्मित है। कृषि क्षेत्र में जापानी तकनीक जो है वो नंबर 1 है, और जापानी तकनीक से निर्मित ये उत्पाद हमारे किसानों को काफी लाभ पहुंचा रहा है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्रॉस स्पेक्ट्रम है, ये एक पावरफुल रेडिमिक्स है और रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा उत्पाद है। किसान भाइयों, आलू की फसल में अर्ली ब्लाइट जिसे हम अगेती झुलसा बोलते हैं, और ब्लैक लेग जिसके बारे में मैंने बोला काली जड़, ये 2 बीमारियां हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को काफी समस्या आती है। और वो कैसे आती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम किसी भी दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें उसकी मात्रा, उसका प्रयोग करने का विधि कैसा है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कोनिका का प्रयोग आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में कर सकते हैं, और 150 लीटर पानी मतलब 10 टंकी का प्रयोग आपको करना होगा। किसान भाइयों, आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप किसान अभ्यास देख रहे हैं, फार्मर प्रैक्टिस, वहाँ पे ब्लैक लेग खाली जड़ से पौधा छोटा है, जड़ के पास में काला जो है वो हमें नजर आता है, और वहीं पे पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और वहीं पे कोनिका द्वारा उपचारित पौधा है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जीवाणु से उत्पन्न बीमारी है जो जिसे हम ब्लैक लेग बोलते हैं, काली जड़। इसमें किसी भी फफूंदनाशक का प्रयोग करेंगे तो काम नहीं करेगा, इसके लिए जीवाणुनाशक का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन कोनिका का, जिसके अंदर जीवाणुनाशक और फफूंदीनाशक दोनों एक साथ मिश्रण है, ये आपको एक ही साथ दोनों प्रकार की बीमारियों का नियंत्रण आपको देगा। आप अंतर देख सकते हैं जो कोनिका द्वारा उपचारित आलू की फसल है और जहाँ पे किसान अभ्यास है, दोनों में साफ साफ अंतर नजर आ रहा है, जहाँ पे दोनों प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया गया है। किसान भाइयों, कोनिका अगर आपकी सब्जी की फसल में जब आप पौध लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, तो जड़ गलन होता है। और जड़ गलन क्यों होता है? अधिकतर हमारे किसान नर्सरी समतल जमीन पर लगाते हैं। हमारे को अपनी नर्सरी करने की विधि को बदलना होगा। अगर हम अभी भी समतल जमीन पे लगाते हैं तो हमें बेड बना करके नर्सरी का जो है प्रयोग करना है, और बेड बनाने से पानी का निसार हो जाएगा और हमारी पौध जो है वो सुरक्षित रहेगी और हमारी पौध स्वस्थ होगी। बेड नर्सरी के बाद में ट्रे नर्सरी आती है, तो अगर आप ट्रे नर्सरी का प्रयोग करते हैं तो वो और भी अच्छा आपकी फसल के लिए होगा। आखिरी में मैं अपने सहभागी को बुलाने से पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, हमारे साइंटिस्ट ने अभी बताया कि हमारे को अपनी मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए। मृदा जो है वो हमारी माँ के समान है और हमें अपनी माँ का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। किसान भाइयों, धानुका का एक उत्पाद है माइकोर। आप धानुका के स्टॉल पे जरूर जाइए और पूछिए कि ये माइकोर क्या है, मुझे बताएं। मार्केट में जितने माइकोराइजा आते हैं सबके अंदर एक्टोमाइकोराइजा होता है।
दो प्रकार के माइकोराइजा होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। जो माइकोर मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर एंडोमाइकोराइजा है और उसका काम है जड़ों का विकास करना। वो जड़ों का इतना विकास करता है कि आपका पौधा जड़ों से भी ज्यादा सुरक्षित होता है और आपका पौधे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा होता है। तो माइकोर के लिए हम कहते हैं कि जब जड़ों में होगी जान तो बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। तो किसान भाइयों, अगला महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं अवनीश चंद्रा जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को धानुका की तरफ से प्रणाम। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सुबोध जी की तरफ से दी गई है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे मेहमान आए हुए, हमारे किसान भाई और हमारे जो वैज्ञानिकगण आए हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को करवाया यहाँ पे फिरोजाबाद के जनपद में, जिससे कि जो किसान हैं उनको जो आलू के फसल में लगने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी मिल पा रही है। और मैं ग्रीन टीवी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर आने का मौका दिया है। तो जैसा कि किसान भाई आप सभी लोग जान रहे हैं, इस समय आलू लगभग 50 से 60 दिन का हो गया है। गलत कह रहा हूँ? आलू की फसल इस समय कितने दिन की है? 50 से 60 दिन की फसल हो गई है और तापमान में काफी तेजी से गिरावट आई हुई है, जो कि आलू की जो सबसे खतरनाक जो डिजीज है पछैती झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट, उसके अनुकूल मौसम जो है वो धीमे धीमे करके बनता जा रहा है। अगर मौसम जो है वो 9 से लेके 24 डिग्री टेम्परेचर है और मौसम के अंदर जो नमी है वो 90% के आसपास है, तो जो लेट ब्लाइट है उसकी आने की प्रबल संभावना है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि लेट ब्लाइट जब आता है तो किसानों को मौका नहीं मिलता है स्प्रे करने का, जब वो किसान समझ पाता है जब तक खेत में काम हो जाता है। तो आज हम बताएंगे कि लेट ब्लाइट आने से पहले आप किस तरह से, क्योंकि मौसम बना हुआ है और आलू की जो फसल है इस समय आलू बर्बाद की अवस्था में है, मेन अवस्था है ट्यूबर सेटिंग आपके खेत में हो रहा है। इस अवस्था में आलू को हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही मेन अवस्था है। अगर हमने अगले 1 महीने तक 20-25 दिन तक आलू का ध्यान रख लिया तो प्रोडक्शन हमारा बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई केमिस्ट्री है जो इंडिया में लॉन्च हुई है पछैती झुलसा के लिए धानुका की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये सिम्टम्स हैं लेट ब्लाइट के। लेट ब्लाइट क्या है? सबसे पहले जो है वो जो नई पत्तियां होती हैं उनके ऊपर आती है। जो अर्ली ब्लाइट बताया सुबोध जी ने, वो ओल्डर लीफ पे आती है। जो पुरानी पत्तियां हैं उन पे सबसे पहले मिलती है, जबकि जो पछैती झुलसा है वो सबसे पहले जो नई पोपलें निकल रही हैं, नई पत्तियां निकल रही हैं, उन पे आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी। इसका असर बहुत ही खतरनाक है। जब आती है तो आलू 2000 रुपए कुंटल बिकता है, जिस साल आ जाती है। ढंग से अगर आगे तो 2000 रुपए से नीचे आलू बिकता नहीं है। ये देख सकते हैं जो यंग लीव्स हैं, आप लोग देख सकते हैं जो नई पत्तियां हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव होता है। टेम्परेचर जैसा कि मैंने आपको बताया 9 से लेकर 24 डिग्री तापमान और मौसम में नमी जो है वो 90% होनी चाहिए। ये अनुकूल है इसके लिए। ये असर है। अगर लेट ब्लाइट कई बार इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि आलू के ट्यूबर्स के ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है। आलू इवन कोल्ड में जाके भी अगर लेट ब्लाइट आई हुई है तो कोल्ड में जाके भी आलू सड़ने की शिकायत आती है किसान भाइयों की। पता चला 1 पैकेट है उसमें से 10 किलो आलू सड़ रहा है, इस तरह की समस्या आती होगी। तो वो भी जो शिकायत है वो लेट ब्लाइट की वजह से, क्योंकि उसका जो पैथोजन है वो रह जाता है उसके अंदर। इसका जो संपूर्ण समाधान है धानुका की तरफ से बहुत ही पेटेंट टेक्नोलॉजी है लेट ब्लाइट के लिए, किरारी जो कि एमी सल्फोरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री आपको दे रहे हैं। इसका प्रयोग अब आलू की फसल में बीमारी आने से पहले आप लगा सकते हैं। अगर बीमारी 1-2% आ भी गई है उस समय भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लगाने से जो बीमारी है वो किस तरह से कंट्रोल होती है आप देख सकते हैं। इसका जो डोज है किरारी का डोज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डोज ऊपर नीचे होता है तो रिजल्ट में भी फर्क आ जाता है। तो किरारी का जो डोज है वो 200 मिलीलीटर
स्प्रे करवाना है बीमारी आने से पहले। बहुत ही अच्छी दवाई है। बाजार में जो भी दवाइयाँ आज की डेट में लेट ब्लाइट के लिए बिक रही हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका काम क्या है, जब आप स्प्रे करते हैं तो आलू की बढ़वार पे भी असर होता है। उनका आलू बढ़ रहा होता है, उनको 15 दिन के लिए जो बढ़ना है वो बंद हो जाता है अगर आपने उनका डोज ऊपर नीचे किया। किरारी एक ऐसी दवाई है जो कि बीमारी को तो रोकेगी, साथ में आलू को बढ़ने से नहीं रोकेगी। इस तरह का ये दवाई है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का आलू आपका तैयार होगा। किरारी की खासियत है कि किरारी लगाने के 19 दिन के अंदर आप आलू खा सकते हैं। इसका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग इंटरवल टाइम है वो 19 डेज का है, जबकि जो बाजार में उपलब्ध दूसरी दवाइयां हैं उनका जो PSI है वो काफी ज्यादा है। ये देखिए किरारी जहाँ पर हमें लगाया है, किरारी लगाते ही जैसे ही आप किरारी का उपयोग करते हैं तो बीमारी वहीं के वहीं चोक हो जाती है। जो बीमारी है वो आगे नहीं बढ़ती है। जो 2 पत्तियां आप देख रहे हैं, एक पत्ती में दवाई लगी हुई है और दूसरी पत्ती में नहीं लगी हुई है, तो स्पॉट जो है वहीं पे ड्राई हो गए, एकदम से सूख गया है। इसका मतलब है जो डिजीज है वो आगे नहीं बढ़ रही है। ये आप देख सकते हैं। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, स्क्रीन में दिख रहा है आपको। ये जो किरारी है हमारा, जो 4 अवस्थाएं होती है फफूंद की, उस चारों अवस्थाओं पे ये कंट्रोल कर सकता है बीमारी को। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और जो चौथी अवस्था है, 4 स्टेज के अंदर जो डिजीज फैलती है तो उन फैलने की 4 अवस्थाओं पे भी ये किरारी काम करती है। ये देखिए जहाँ पर किरारी लगा हुआ है आप देख सकते हैं बीमारी वही के वही, पत्ती जो है वो कुरकुरी हो गई, एकदम ड्राई हो गई। आप छू के देखेंगे लीव्स को तो आवाज जो है आएगी, चट चट की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि दवाई काम कर रही है। अगर पत्ती मुलायम है, उसके अंदर नमी है, तो बीमारी आगे बढ़ रही है। अगर पत्ती ड्राई हो गई है तो उसका मतलब है बीमारी आपकी रुक गई है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए किरारी के रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। एक खेत में हमने लगा रखा है और बगल के खेत में नहीं लगा हुआ है। जिसमें नहीं लगा, एक कन्नौज का फोटो है किसान भाइयों। कन्नौज में आज से 2 साल पहले भयंकर लेट ब्लाइट आपके जो है फर्रुखाबाद, कन्नौज इधर एरिया में आइडेंटिफाई हुई थी, तो प्लॉट पूरी तरह से खत्म हो गया था बगल का। आप देख सकते हैं जहाँ पे किरारी लगा है और जहाँ पर नहीं लगा। ये हमने कुछ प्लांट टैग किए हुए थे जहाँ पर आप किरारी का रिजल्ट देख सकते हैं। ये किरारी ट्रीटेड प्लांट, या देखिए व्हाइट आपको जो है फंगस दिख रहा होगा जो कि बीमारी चल रही है जिसमें, और दूसरी जो पत्ती है जिस पे लिखा हुआ है किरारी ट्रीटेड इन चेक, तो वो वहीं पे डिजीज जो है वो कंट्रोल हो गया है। ये खेत के लिए रिजल्ट है। किरारी का जो असर है वो ट्यूब्स के भी होता है। आलू में अगर आप इसको लगाते हैं तो जो हम लोगों ने करीब 200 डेमोन्स्ट्रेशन किए थे अपने वेस्टर्न यूपी में, तो जो एवरेज आया था हमारा, कहीं पे तो 15 कुंटल का भी फर्क था, कहीं पे 5 कुंटल का था। जो एवरेज यील्ड है वो लगभग जो है 7 से 8 कुंटल का जो किसान भाइयों को फायदा हुआ है किरारी डालने से। हमारे पास टेस्टी मॉडल भी है और क्वालिटी में भी काफी अच्छा फर्क आता है अगर आप किरारी इस्तेमाल करते हैं। बटन तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किरारी का जरूर आप याद रखिए। इस समय मौसम खराब चल रहा है तो आपसे अनुरोध है कि अभी से स्प्रे करके रखें, बीमारी आने का वेट ना करें ताकि आपका कम से कम नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने जो बताया उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना है, पूछेंगे सर, और आपको हाथ खड़ा करना है सर। बहुत ही सरल सवाल है। अभी जो लेट ब्लाइट के लिए हमने धानुका का उत्पाद बताया है, उसका नाम बताना है और उसका डोज बताना है। 1 एकड़ में कितना लगता है? आ जाइए। 150 लीटर पानी किरारी बहुत ही बढ़िया। किरारी 200 ml 150 लीटर पानी में स्प्रे करना है बीमारी आने की प्रारंभिक अवस्था में, या पहले कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए सर। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमने कुछ इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है वो बात किया। अभी हम बात करने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में, या उर्वरक जो है उर्वरक और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में, जिस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर जितेंद्र एस यादव सर, साइंटिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र से। सर आप आइए और बताइए कि आलू की फसल में उर्वरक एवं पोषक तत्व प्रबंधन का क्या महत्व है। धन्यवाद।
अंशु कुमार जी, अभी तो वार्ता दे रहे थे धनुका के दोनों अधिकारी, मेरे से बहुत बढ़िया जानकारी दी। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी उत्पादन हमारे किसान भाई करते हैं उसको अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, अच्छी पैदावार मिले, उसमें सरकारी विभागों के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनका भी बहुत अहम रोल है। और ये जो अच्छी क्वालिटी, कुछ अच्छे नाम वाली कंपनियां हैं, इनको हम लोग रिकमेंड भी करते हैं, आपको बताते भी रहते हैं। तो इनसे अगर आप उत्पाद लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका आपका जो पैसा खर्च होता है उसका पूरा लाभ आपको मिल पाता है। तो मैं पुनः आपका जो भी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण हैं, जितेंद्र जी हैं, हमारे कुछ आलू के अग्रणी कृषक भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, और अन्य हमारे किसान भाई और कृषक महिलाएं। मेरा निवेदन आपसे ये भी है कि आप लोग जब घर से निकल के आए हो तो इस कार्यक्रम के लिए समय लेने आए हैं, है ना? तो इसमें थोड़ा सा आप लोग बात न करें, आपस में थोड़ा सा ध्यान दें। जो वैज्ञानिक जो बात बता रहे हैं, ये समय है, थोड़ा सा समय अगर आप देंगे और वैज्ञानिक की बात बढ़िया तरीके से सुनेंगे तो आप कम लागत पर और अधिक और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जैसा निर्देश मिला है, आलू में पोषक तत्व प्रबंधन की मुझे बात करनी है। और अभी ऐसा मौसम कुछ बिगड़ने स्टार्ट हुआ है, उस पर भी हमारे जो पूर्ववक्ता बोल रहे थे उन्होंने आपको सजेस्ट किया कैसी स्थिति बनती है। एक्चुअली आलू के लिए जो तापक्रम है, जो मौसम है, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि जब दिन का जो तापक्रम है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहे और रात का जो तापक्रम है वो 4 से 15 डिग्री के बीच में रहे, तो आलू की फसल का उत्पादन बहुत बढ़िया है। अब अगर बात करें, देखिए इस बार क्या हुआ कि शुरू में थोड़ा सा गर्मी ज्यादा रही, टेम्परेचर ज्यादा रहा, गर्मी ज्यादा रही, तो इसकी पैदावार ज्यादा बढ़ी। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में अगर पैदावार बढ़ती है तो वो भोजन ज्यादा बना पाएगा और हमारे केंद्र का विकास अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद आलू जब 45-50 दिन से ऊपर जाता है तब इसमें गंध बनना, गंध होता है ना, एक्टिवलाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। इस समय टेम्परेचर औसत टेम्परेचर की हम बात करें तो वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, तो उत्पादन आपको बढ़िया है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो उत्पादन गिर जाता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर तापक्रम हो जाता है तो आलू का गंध बनना बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारे प्याज के साथ में बड़ी स्थिति ऐसी होती है। हमारे यहाँ प्याज की गांठ का विकास, जो हमारे अपने जिले के किसान भाई जो प्याज की खेती करते हैं, किसान भाई प्याज को आलू खोद के 15 फरवरी या फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में लगाते हैं। उसमें भी यही होता है कि गर्मी जब बढ़ती है और 32 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा जाता है, कंद का विकास उसका रुक जाता है, प्याज का विकास रुक जाता है और पैदावार उसकी जाती है। इसलिए प्याज के लिए भी जो आप प्याज की पौध लगाते हो वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के पहले हफ्ते में लग जानी चाहिए, तब जाके आपको बढ़िया पैदावार मिलेगी। अब में आलू की जब फसल की बात करते हैं तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो अपने में बहुत अहम रोल करता है, क्योंकि पोषक तत्व प्रबंधन की वजह से ही आप अपने आलू की लागत बहुत बढ़ा देते हैं। जब लागत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका शुद्ध लाभ उतना ही घट जाता है। उतना ही आलू आप 25,000 रुपए लेके लें और उतना ही आपको 15,000 में पैदावार मिल जाए तो 10,000 रुपए आपका वही बच गया। तो इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है किसान भाई। किसी भी फसल की वो सब की जो आवश्यकता होती है
आप इसको यूं समझ सकते हैं कि आपको खाने के लिए जो खुराक चाहिए, उस खुराक से अगर बहुत ज्यादा आप ले लेंगे तो आपको बजाय खाने का नुकसान करेगा। अगर 5 रोटी की अगर आपको भूख है तो 5 ठीक है, 6 खा सकते हैं, लेकिन 15 नहीं खा सकते। और 15 अगर खाएंगे तो आपको कहीं न कहीं वो नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। ऐसे ही आलू के साथ में भी आलू की जो मांग है पोषक तत्व की, उससे कम से कम अगर हम मुरादाबाद जिले की बात करें तो 3 से 3.5 गुना ज्यादा है ना। जैसे हमने कहा 5 रोटी आप खाते हो और आप 15 खाओ, यानी 3 गुना हो गया। इसी तरह से आलू की जो खाद की आवश्यकता है, जो रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता है, उससे लगभग 3 गुना आप अधिक देते हैं आलू। आलू की एक आदत है, थोड़ा सा आलू की आदत ये है कि इसमें रासायनिक उर्वरक आप बढ़ाते हो तो पैदावार बढ़ जाती है, थोड़ी सी बात है। लेकिन जब आर्थिक विश्लेषण करेंगे, आपने क्या लगाया और क्या पाया, तो जो वैज्ञानिक संस्कृति है, जो हम वैज्ञानिक बताते हैं, उसके हिसाब से जब लागत और आप पीरियडिक पोटाश डालेंगे, उसमें शुद्ध मुनाफा आपको ज्यादा होगा। और आप जो लागत लगा रहे हो, जितना यूरिया डीएपी पोटाश डाल रहे हो, उसमें आपको उतना लाभ नहीं होगा। नुकसान 2-3 इतने भयंकर उससे हो रहे हैं जो आगे आपको उसके लिए पछताना पड़ेगा। एक नुकसान है कि मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जैसे दोस्ता जी ने बड़ा बढ़िया अभी बात बताई, मिट्टी की ताकत को कैसे बढ़ाना है। ज्यादा रासायनिक उर्वरक आप डालेंगे, यूरिया डीएपी पोटाश डालेंगे, ऊसर की तरफ खेत बढ़ रहे हैं, पीएच उसका बढ़ रहा है। एक दूसरा, ज्यादा रासायनिक खाद लगा के जो आप आलू आप पैदा कर रहे हैं, उसमें दम नहीं होता। एक दिन आप कोल्ड स्टोर में रखने ले गए, नंबर नहीं आ पाया, एक दिन कोल्ड स्टोर के बाहर ट्रॉली आपकी खड़ी हो गई, दिन में धूप बढ़िया पड़ गई, तो उसमें धूप पड़ने लगती है जब आप कोल्ड करते हैं। एक दिन भी ट्रॉली अगर आपकी खड़ी हो गई तो 20% आलू खराबी हो गया, आपका सीधा नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको इतना ज्यादा रासायनिक उर्वरक नहीं लगाना है जितनी जरूरत है। अगर आपके मन में थोड़ा ज्यादा लगाने की है तो पड़ोसी को थोड़ा ज्यादा पैदावार देनी है, थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लो, इतना मत बढ़ाओ तो 3 गुना। अब मैं बताता हूँ, मैं बीघा के हिसाब से और वैज्ञानिक संस्कृति है, मैं आपको बताता हूँ आलू में कितना उर्वरक और खाद लगना चाहिए। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता रहे, उन्होंने बताया कि खेत का जीवांश कार्बन खेत में पर्याप्त होना चाहिए। जीवांश कार्बन से आप सीधा समझिए खेत की ताकत। अगर खेत में ताकत है तो यूरिया डीएपी पोटाश को खेत में डालोगे तो पौधे को मिलेगा, आलू की फसल को मिलेगा। अगर खेत में ताकत ही नहीं है तो खेत में तो डालोगे लेकिन वो फसल नहीं मिलेगा। तो यूरिया डीएपी पोटाश से भी ज्यादा जरूरी हो गया कि आप ऐसी खाद, जैविक खाद खेत में जरूर डालें जो आपके खेत की ताकत को बढ़ाए। और ऐसी खाद क्या है आप जानते हैं, आपको उसमें पैसा भी नहीं लगाना है ना। आपके जो पशुपालन का काम करते हैं, गोबर होता है, गोबर से आप गोबर की खाद बनाते हैं, बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद आलू की बुआई करने से पहले 15 से 25 दिन के बीच में आप खेत में डाल देंगे प्रति हेक्टेयर, तो आपको आपका जो जीवांश कार्बन है वो जमीन में भर जाएगा, जमीन की ताकत बढ़ जाएगी। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट केंचुआ वाली खाद, आजकल तो केंचुआ वाली खाद बाजार में बिक रही है और बड़ी अच्छी कई किसान भाई वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार कर रहे हैं। अभी आप जो टूला जाते हैं तो बीच में एक फार्म है डेयरी फार्म करके, वो केंचुआ वाली खाद बना रहे हैं और किसानों को दे रहे हैं। हम लोग भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। जो डीएपी की बात हम करते हैं, डीएपी जो आपको डालना चाहिए उसकी मात्रा है 18 किलो बीघा, 18 किलो बीघा। अब आपको लगेगा 18 बीघा तो बहुत कम, 18 किलो बीघा तो बहुत कम है। ये बिल्कुल कम नहीं है। 18 किलो बीघा अगर आप डालेंगे तो पर्याप्त न्यूट्रिएंट जो होना चाहिए उसको मिलेगा।
इतना आपको नहीं देना है, ठीक है। तो 18 किलो बीघा डीएपी, ठीक है, और 18 किलो बीघा डीएपी जब आप देंगे तो उसमें कुछ नाइट्रोजन भी चली आती है, क्योंकि डीएपी जो खाद आप देते हो उसमें नाइट्रोजन भी होता है जो आप यूरिया के माध्यम से देते हैं, और फास्फोरस होता है। तो जब हम डीएपी दे रहे हैं और 18 किलो बीघा डीएपी हम देंगे तो एक हेक्टेयर में 220 किलोग्राम डीएपी जाएगी, 220 किलोग्राम एक हेक्टेयर। और 220 किलोग्राम जब डीएपी हम डालेंगे तो उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन चली जाएगी, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन डीएपी के साथ बन जाएगी। तो अब उसकी 40 किलो नाइट्रोजन आपको कम करना है। मैंने नाइट्रोजन की संस्कृति बताई 1 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब 40 किलो जब उसमें से करेंगे जो डीएपी से चली गई है तो मात्रा रह गई 1 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो आपको यूरिया से देंगे। अब यूरिया से देने के लिए जो मैंने 140 बताया है, 140 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 25 किलो बीघा मात्रा निकल के आएगी। 25 किलो बीघा आपको यूरिया डालनी है, 25 किलो बीघा यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से डालनी है। अब जो यूरिया आप डालोगे उसका देने का तरीका क्या होगा? यूरिया आपको देंगे वो 1/3 हिस्सा जब आप बुवाई कर रहे हो। एक्चुअली जो हम रासायनिक उर्वरक की संस्कृत करते हैं ना, तो उसमें पोटास और डीएपी दोनों को तो शुरू में डालते हैं, और उसी समय आप जो हमने 25 किलो बताया है तो उसमें 8 किलो बीघा आप यूरिया भी उसी समय पर डलवा। तो डीएपी की मात्रा हो गई 18 किलो, 8 किलो बीघा यूरिया हो गई। इसके बाद आती है पोटास। पोटास तक भी हमारी फसलों के बहुत जरूरी होता है। तो पोटास की अगर बात करते हैं तो पोटास की मैंने बताया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप, इसकी मात्रा बीघा के हिसाब से निकालेंगे तो वो निकल के आती है 13.6, यानी 14 किलो बीघा। 14 किलो बीघा आपको पोटास देंगे, जो मीडियम को पोटास कहा जाती है। 14 किलो बीघा पोटास देंगे। पोटास, डीएपी और 8 किलो बीघा यूरिया आप बुवाई के समय जब खेत तैयार करते हो उस समय ही आपको ये पूरी मात्रा देनी है, ठीक है। इसके अलावा यूरिया की जो मात्रा बची है 8 किलो आपने दे दी पहले, तो अब करीब रह गई आपकी कितनी? 17 किलो। ये 17 किलो आपको क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी है, और इसको देने का समय जो होगा वो होगा करीब 40 से 50 दिन के बीच में। जब आपका आलू हो रहा है उस समय इसको आप क्रॉप ड्रेसिंग करके दे दीजिए, तो पूरा लाभ आपको फसल को मिलेगा। इसके अलावा 2 सूक्ष्म पोषक तत्व की आलू को बहुत जरूरत होती है, जिसमें आपका एक तो सल्फर है। सल्फर तत्व जो भी करने वाली फसलें उसमें जरूर देना चाहिए। सल्फर देने का तरीका ये है कि आप बुवाई के से पहले जब आप यूरिया डीएपी पोटास डाल रहे हो उसी समय आप इसको सल्फर भी बेसन के रूप में देंगे। इसकी जो मात्रा होगी वो होगी 2 किलो बीघा। सल्फर पाउडर जो आता है 80% वाला, 2 किलो बीघा ये आप सल्फर पाउडर उसमें उसी समय डलवाओ, 2 किलो बीघा। इसके अलावा जिंक सल्फेट, अगर आपने पिछली फसल में जिंक सल्फेट डाला है तो आप इस फसल में आलू में न देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जिंक की भी विशेष जरूरत रहती है, तो इसका भी 2 किलो बीघा। सल्फर पाउडर भी 2 किलो बीघा और जिंक सल्फेट भी 2 किलो बीघा के हिसाब से, और इसको भी आप जो है कोशिश करिए बुवाई से पहले ही दे दें। एक चीज का ध्यान रखें, जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ मिला के नहीं देना। जिंक सल्फेट जो कहा, चाहे आप गेहूं में लगा रहे हो चाहे दूसरी फसल में लगा रहे हो, जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ मिला के ना दें। थोड़ा सा अंतर करिए, एक तो जुताई आगे पीछे कर लीजिए तो जिंक की मात्रा भी आपकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा।
चाहूंगा, जो हमारी फसलें हैं उनको 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। 17 पोषक तत्व में 3 पोषक तत्व अपने आप वायुमंडल से मिल जाते हैं। इसके अलावा 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिसको प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो आप यूरिया, डीएपी, पोटाश से देते हैं। मुख्य पोषक तत्व, इनके बिना काम नहीं चलेगा, जरूर देना है। उसके बाद 3 तत्व होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में होते हैं, तो इनको भी देना जरूरी है। इसके अलावा बात आती है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व भी आज के समय में उनकी आपूर्ति करना भी जमीन में जरूरी हो गया। तो पहले हमारी जमीनों में सभी तरह के तत्व होते थे, ठीक है ना, लेकिन अब जमीन खाली हो गई क्योंकि हमने एक फसल काटी, दूसरी लगा दी, दूसरी फसल काटी, तीसरी लगा दी। तो अब खेत को रेस्ट नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। और अब जो हम फसलें लगाते हैं, चाहे हम आलू की बात करें या दूसरी फसल, एक से एक अधिक पैदावार वाली लगा रहे हैं, ज्यादा पैदावार। जब ज्यादा पैदावार ले रहे हैं उनसे, तो खेत से ताकत तो फसल को ज्यादा चाहिए। ज्यादा पैदावार ले रहे हैं तो खेत से ताकत की फसल ज्यादा देंगे। इसीलिए कहते हैं अब समन्वित प्रबंधन की बात है, समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम से काम चलेगा। अगर जिंक की कमी है या आयरन की कमी है तो जब तक उसको नहीं डालोगे तब तक काम नहीं होगा। तो डॉक्टर नौसाद जी ने शुरू में बताया था कि वो सब मिट्टी का परीक्षण कराओ। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मिट्टी का परीक्षण कराओ, आपको पता लग जाएगा आपके खेत में क्या चीज है क्या नहीं है, और जो नहीं है वो कितनी देनी है और जो है वो कितनी देनी है, उसके हिसाब से मात्रा कैलकुलेट करेंगे। जब उसके हिसाब से मात्रा कैलकुलेट करेंगे, आकलन करेंगे, तब आप जो लागत बढ़ रही है फसल वो कम कर सकते हैं। निश्चित रूप से लागत कम हो जाएगी, और लागत कम होगी तो आपका कुल लाभ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पोषक तत्वों को प्रबंधन करेंगे। मैंने कहा सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन से 7 पोषक तत्व उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, जिसमें क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है। इस तरह से 7 पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। इनका भी प्रबंधन आप लोग करिए, कोशिश करिए। और मैंने बताया जैविक खाद जब आप डालते रहोगे, जैविक खाद आप डालते रहेंगे तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो निश्चित रूप से इनकी मात्रा स्वयं पूरी होती रहेगी। जो वर्मी कंपोस्ट की बात हम कर रहे थे ना, 3 गुना अधिक ताकत होती है उसमें। जो गोबर की खाद होती है उससे लगभग वर्मी कंपोस्ट 3 गुना ज्यादा है। उसमें ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि खेत में जो चीज आपको देनी है उसके बारे में जरूर सोचना है। और अच्छा किसान वही कहलाएगा जो अपने खेत के बारे में जाने, अपने खेत के बारे में जाने। अगर और आप कैसे जानिए अपने खेत के बारे में, वो एक सबसे बढ़िया तरीका मृदा परीक्षण का है। मृदा परीक्षण का, और मृदा परीक्षण के लिए आपको भले ही थोड़ा सा आगरा तक जाना पड़े, रामबाग में एक लैब है बहुत बढ़िया, आप वहां जाइए। थोड़ा किसानों से फीस, वैसे तो उसकी फीस है, लेकिन किसान अगर अपना सैंपल लेके जाता तो फीस नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका परीक्षण हो जाएगा। और हर साल परीक्षण कराने की जरूरत नहीं। और ऐसे खेत जिनमें उत्पादन आपकी बढ़िया लागत लगाने के बावजूद भी बढ़िया नहीं मिला है, आप देखें उसमें आपको विशेष प्रबंधन करने की जरूरत है। और विशेष प्रबंधन यही है कि उसमें क्या ऐसी कमी है इसकी वजह से आपका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, ये आपको पता लगेगा मिट्टी की जांच। तो समय समय पे आप मिट्टी की जांच कराते रहिए, आप उसी हिसाब से प्रबंधन करिए, निश्चित रूप से आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा, अच्छी पैदावार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूँगा। देखिए बीच बीच में आप लोग बात करने लगते हो ना, उससे पूरी बात सुन नहीं पाते होगी। यही
यही समय है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो थोड़े से समय बहुत सारी चीजें लेके जाएंगे। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो हम बता रहे हैं उसी में से, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उसी में से पूछे जा रहे हैं, तो तब आप बढ़िया प्रश्न का जवाब दे पाएंगे और यहाँ से इनाम लेके जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हम इनाम लेके आएंगे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि हर साल जिले में डीएपी की कमी हो जाती है, और डीएपी जब आती है तो जितनी डीएपी की आवश्यकता है जिले में आलू के लिए या दूसरी फसल की, उतनी सरकार देती है। कमी क्यों हो जाती है? कमी हो जाती है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप 3 और 4 गुना डीएपी खेत में आलू के लिए डाल देते हैं, निचोड़ कर लेते हैं। ये कमी का रीजन है, आपूर्ति पूरी होती है तो उस पर कंट्रोल करिए। और मेरा प्रश्न है कि प्रति बीघा डीएपी प्रति बीघा कितने किलो देनी चाहिए आलू में? आलू की फसल 18 केजी 3 किलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, आप आ जाएं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो कुछ बताने वाले हैं जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई है, और मैं चाहूंगी कि महिलाएं सब गौर से सुने, क्योंकि अगला जो सवाल होगा उसका जवाब आप लोग ही देंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही है, तो इसलिए ये बात को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महिलाओं के लिए जो है वो नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं, पुरुषों को भी सुनना है बट महिलाएं ज्यादा गौर दे। तो हम आलू की फसल में मूल्य संवर्धन की बात करेंगे, वैल्यू एडिशन की, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद से। सर आप आइए, प्लीज इस विषय पर प्रकाश डालिए। आज ये जो ग्रीन टीवी और धानुका के माध्यम से कार्यक्रम बहुत सारा दौरे पर किया जा रहा है, इसमें हमारी मुख्य आयोजनकर्ता सम्मानित अंशु कुमार जी और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, मेरे साथी सभी वैज्ञानिक और महती भूमिका निभा रहे हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, सभी मेरे किसान भाई और महिलाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है आलू पर है, आलू की खेती, साथ ही साथ आलू प्रबंधन पर हमारे साथी लोगों ने काफी बताया। मेरा जो टॉपिक है वो आलू का प्रसंस्करण है, और पोटैटो प्रोसेसिंग जो होता है, क्यों जरूरत है इसको हम समझें कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ एंड हु, हम क्यों आलू को पैदा करें, कैसे करें, और जो ज्यादा आलू हो जाए अधिक मात्रा में तो उसको कैसे हम जो है प्रोसेसिंग करें। हमारा जिला आलू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और आलू में हमारा उत्पादन भी यहाँ पर 250 से 300 कुंटल होता है। सभी आलू जो है एक समान रूप से खाया नहीं जा सकता, और जब आलू का भाव नहीं मिलता तो आलू बहुत हमारा प्रभावित होता है, लगभग 20 से 30% आलू खराब भी हो जाता है। तो जरूरत इस बात की है, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की, हमारे प्रधानमंत्री महोदय की ये मंशा भी है कि किसी भी प्रकार से हम अपने सब्जी उत्पाद या आलू उत्पाद को नष्ट होने से बचाएं। उसी प्रक्रिया में जो सब्जी एवं फल संरक्षण विभाग है, यह हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आलू का ही मतलब प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, इसके अलावा जो सब्जियां हैं जो बर्बाद होती हैं और सस्ती होती हैं 30%, उनका भी संरक्षण जैम, जेली, सॉस, स्क्वैश, चटनी, अचार, मार्मरेड, मुरब्बा इत्यादि बना करके किया जाता है। और मेन उद्देश्य होता है ग्रामीण महिलाओं का, ग्रामीण किसान भाइयों का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन करके और उनके लाभ में वृद्धि करना, उनको आय को दोगुनी करना। तो इसके यही उद्देश्य होता है, और सीजन पर बहुत सारे फल और सब्जियां आ जाते हैं। साथ ही साथ जब फसल हमारी आलू की घुटती है
अपने आप में वैल्यू एडिशन कर दे, मूल्य संवर्धन कर दे, साथ ही साथ में प्रसंस्करण कर दे और तरह तरह के उत्पाद हम बना दें, तो हमारे आलू की कीमत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को, किसान भाइयों को ज्यादा मिल सकती है। आलू तो सब्जियों का राजा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग लंबे समय तक करने के लिए और इससे बनाए हुए प्रसंस्कृत किए हुए उत्पादों को लंबे समय तक रखने के लिए हम लोग प्रसंस्करण की तरह तरह की विधियां अपनाते हैं। लेकिन इससे पहले जरूरत इस बात की होती है कि जो हम आलू में संवर्धन या प्रसंस्करण कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं और क्या उसमें हमें देखना चाहिए। तो आलू का प्रसंस्करण करने के लिए जैसे कोई किसान महिलाएं, जैसे यहाँ पर अपनी आग चिप्स लगी हुई है, समूह सहायता के माध्यम से चल रही है, ग्रुप चल रहा है, तो क्या केवल चिप्स से ही काम चल सकता है कि और भी कोई चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन किसमें और प्रजातियां क्यों हो, क्या हो, हर आलू की तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश से 45 से 48 प्रजातियां निकाली गई हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उनमें से सेलेक्टेड प्रसंस्करण के लिए चुनी हुई प्रजातियों को लेते हैं और उन प्रजातियों को लेते हैं जिनमें मिठास, शुगर बहुत कम होता है। तो इसके लिए जो प्रजातियां हैं वो हमने जो देखा, हमारे जिला के अंतर्गत होती है फिरोजाबाद में, वो है चिप्सोना 2 और कुफरी बादशाह और कुफरी अशोका, कुफरी सतला। इनके अगर मूल्य संवर्धन इन प्रजाति के आलू का किया जाए तो लाभ हमें जो है 2.5-3 गुना मिलता है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जब सब्जी और फलों का और आलू का प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन कर दिया जाता है तो किसान भाइयों लाभ हमारा 4 से 5 गुना 7 गुना बढ़ जाता है। इसी तरीके से और भी सब्जियों का जैसे अचार वगैरह सबका बनता है तो वो प्रसंस्करण बहुत जरूरी होता है। अब क्या आलू से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो इसमें जो है आलू का आटा बनता है और उसको अच्छे तरीके से उबालते हैं, सुखाते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उसके बाद वो आलू हमारा आटा के रूप में बदल जाता है। और जहाँ ज्यादा लोग व्रत रखते हैं, फलाहार के रूप में उस आटे के चपाती या पराठे बना करके सेवन किए जाते हैं। चिप्स का एक ऐसा मामला है जो कि एक अंकल चिप्स है, उसकी कीमत 10 ग्राम 20 ग्राम की 20 और 25 रुपए होती है। लेकिन अगर यही चिप्स उसी तरीके से सिस्टम में बनाया जाए तो हमारे आलू से बना हुआ ये उत्पाद ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग में जाए और हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े। इसके अलावा इसमें पापड़ भी बनाया जाता है, आलू का मंगोड़ी भी बनाई जाती है। और नमकीन के मामले में तो कहना क्या, नमकीन आलू और बेसन को मिला करके बराबर मात्रा में या 75/25 मात्रा में 75% आलू और 25% बेसन को घोल कर बना करके जब क्या कहते हैं हम मशीन से सेव निकालते हैं तो उन सेवों का भी मार्केटिंग आजकल हमारे जिले के अलावा दूसरे जिलों में भी हो रहा है। इवन यहाँ तक है कि हमारे उत्पाद जो प्रसंस्कृत किए जाते हैं वो विदेशों में भी पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि फिंगर चिप्स इतना बड़ा मार्केट आ चुका है और उसको बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। लेकिन ये जरूरत इस बात की होती है कि हम लोग फ्लेवर किस तरीके का पैदा करते हैं और फ्लेवर को किस तरीके से पैदा किया जाए, ये टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसी में नॉलेज इज द पावर, मतलब ज्ञान ही शक्ति को लागू किया जाता है। फिंगर चिप्स बनाने के लिए केवल और केवल एक सिस्टम होता है प्रसंस्करण के लिए। हमारे पास आलू आया, आलू का पहले हमें अच्छा आकार देखना है, भार देखना है, सुंदरता देखनी है। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोड्यूस जब आता है वही मार्केट में बिकता है, मतलब जो अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद है मार्केट में वही बिकेगा। कहते हैं कि बाजार में जो दिखता है, अच्छा दिखता है,
वही बिकता है। तो हमें क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। तो फिंगर चिप्स बनाने के लिए क्या होता है, कच्चा आलू आपने छीला, सफाई की, सुंदर भार का आकार का है, लंबा आलू है, और लंबे आलू को फिर जो फिंगर के साइड के रूप में आपने मशीन के माध्यम से कट किया, और कट करने के बाद उसको जो है फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें मेन रोल मसाले का होता है। वो मसाले डाल करके जब वो टेस्टी होता है, और क्या कहते हैं, जो मेन चीज होती है वो खटाई का रोल होता है। खटाई जो अच्छी होती है उसको संतुलित मात्रा में मिला करके फिंगर चिप्स को तैयार किया जाता है। अब चिप्स की बात आ रही थी, तो चिप्स में क्या होता है कि मोटे चिप्स की डिमांड मार्केट में नहीं होती है। मार्केट में बिल्कुल पतला चिप्स चलता है, और इसके लिए पतली मशीनें आ गई हैं। आलू चिप्स को काटने के लिए बहुत पतली मशीन आ गई है, उनसे जो है आलू को काटा जाता है, और काटने के बाद बॉयल वाटर में रखा जाता है एक निश्चित तापमान पर। इसके बाद फिर जाकर के उसे निकालते हैं। निकालने के बाद दो प्रकार की विधियां होती हैं इसको सुखाने की। एक तो नेचुरल होती है, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक विधि में क्या होता है किसान भाइयों, कि जो सनलाइट है इससे ही जो है हमारे चिप्स सूख जाते हैं। और जब बॉयल करने के साथ एक और चीज होती है, चिप्स तो हमारा काला नहीं पड़े, इसके लिए सोडा, या सोडा नहीं है तो फिटकरी को डाल देते हैं ताकि उसके अंदर ब्लैकिश कलर न पैदा हो। और इसके बाद इसको जब सुखाते हैं, चाहे तो आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि नमी की मात्रा बहुत 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 कम होनी चाहिए। अगर उसको तोड़ के देखते हैं पीस को, तो कड़क आवाज आए, कटकी आवाज आए, तब समझो कि हमारा चिप्स सही है। दूसरी बात क्या है कि पहचान क्या है कि हमारा चिप्स कब सही है, जब क्या कहते हैं हम ये जान लें कि हमारा सुखाते सुखाते ओवन में, ड्राइंग में और या सनलाइट में वो अपनी सकल सूरत और रूप को चिप्स का पीस बदल चुका है। रॉ मटेरियल में कैसे बदलता है, जब वो सूख जाते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जब फ्राई किए जाते हैं उस समय फिर वो सीधे हो जाते हैं। तो जो टेढ़े मेढ़े हो गए, इसका मतलब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, वो पूरा अपना ड्राई रूप, सूखा शुष्क रूप ले चुका है। अब बात यह आती है कि हमारा पापड़ बनाने में भी कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है। पापड़ बनाने के लिए क्या होता है कि आलू लिया, आलू को जो है मैश किया, और मैश करने के बाद हल्का बफारा लगाया, और बफारा करने के बाद उसमें जितने मसाले होते हैं उन मसालों को, जैसे नमक है, या क्या कहते हैं काली मिर्च है, या क्या कहते हैं आपका लाल मिर्च है, ये सब मिला दिया जाता है एक निश्चित अनुपात में। और मिलाने के बाद एक मशीन आती है जिसका मैं बता दूं आपको, व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, वो पूरी वाली मशीन होती है, पराठे वाली मशीन होती है। उसकी जब बॉल बना लेते हैं आलू की, वो उसको जब रखते हैं, रखने के बाद वो पूरी जैसा या क्या कहते हैं पराठे जैसा आकार ले लेता है। फिर उसको जो है हम लोग सूखने के लिए अपना उस पर सीट पर रख देते हैं, और जब सनलाइट मिलता है या कृत्रिम रूप से सुखाने के भी जो बड़े बड़े ओवन मशीनें होती है उनमें रखते हैं, तब उसके अंदर भी जब तोड़ के देखते हैं तो वो पेपर डोसा की तरह, पेपर डोसा होता है खाने वाला, उसकी तरह जब टूट जाए तो समझिएगा कि वो हमारा पापड़ निश्चित रूप से तैयार है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मंगोड़ी को तो हर तरीके से बना ही लेते हैं गांव में, और क्या कहते हैं शहरों में जो हल्दीराम है या बीकानेर वाले हैं, ये लोग भी जैकेट में आज बिक्री कर रहे हैं। रिलायंस पॉइंट वाले भी कर रहे हैं, स्मार्ट पॉइंट वाले कर रहे हैं, किसान मेगा मार्ट वाले कर रहे हैं। विपणन उत्पाद तो हम तैयार कर सकते हैं, प्रसंस्करण आलू से सिरका भी तैयार हो रहा है आजकल। तो जरूरत इस बात की है कि हमें बाजार के लिए मतलब दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और परिश्रम, समर्पण भाव रखना होगा। अगर हम विपणन नहीं कर पाए तो आप ये समझ लीजिएगा आपका उत्पाद रखा का रखा ही रह जाएगा। इसके लिए क्या होता है, दो तरीके हैं। अगर आलू टेबल पोटैटो को किसान भाई लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे देश से 4 साल पहले जो आलू एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाकिस्तान में हुआ करता
आलू का एक्सपोर्ट हम लोग नेपाल में कर सकते हैं, बांग्लादेश में कर सकते हैं, ओमान में कर सकते हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात में कर सकते हैं। तो ये ऐसे कंट्री है जहाँ पर हमारे अच्छी क्वालिटी के आलू की बहुत मांग है, मार्केटिंग करके हम लाभ ले सकते हैं। और लोकल में अगर करना है, आलू को सेल करना है, वो लोग क्वांटिटी नहीं देखते हैं, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट पर नहीं जाते हैं, मात्रा में नहीं जाते हैं, वो लोग गुणवत्ता में जाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर भी जो मार्केट आया है आलू के लिए, जैसे हल्दीराम है, जैसे बीकानो है, ITC है, आपका बेस्ट प्राइस है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, विशाल मेगा मार्ट है और आपका डेली नीड्स है। तो ये ऐसी जगह है, लेकिन इसके लिए हमको नेट चलाना आना चाहिए। आप अपना स्वयं नेटवर्किंग के माध्यम से अपना बाजार की खोज करके विपणन कर सकते हैं और विपणन करने से हमें ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त आमदनी तब मिलती है जब हमारी ज्यादा मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का आलू या प्रसंस्कृत उत्पाद मार्केट से दूसरे देशों में जगह में पहुंचता है। तो ये हमारी वार्ता थी, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई सी 2 वैरायटी प्रजातियां ऐसी बताओ CPRI से निकाली गई हैं जो कि चिप्स बनाने के लिए ज्यादा 90% खरीदारी उनकी की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है। थैंक यू। और बिल्कुल सही आंसर है इनका, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत सम्मान। सभी किसान भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इसी बीच में क्योंकि मुझे स्त्री अन्न के बारे में बताने के लिए आदेश दिया गया है, तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। स्त्री अन्न का मतलब है मोटे अनाज। मोटे अनाज भी नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे अनाज जिनको हम या हमारे बुजुर्ग खाते थे, यानी इस समय हम लोग अपने भोजन में केवल फाइन खा रहे हैं। फाइन जैसे हमें गेहूं का आटा, आशीर्वाद का आटा मिल जाता है, या फिर हम लोग घर पर बारीक, जो सबसे ज्यादा घर पे बारीक चलनी होती है, उससे आटा छान कर सभी माता बहनें खा रही हैं। और साथ ही जो आटा हम लोग खा रहे हैं और जो मार्केट में हमें मिल रहा है, वो आटा इतना हम लोग फाइन खा रहे हैं, इतना बारीक खा रहे हैं कि उसमें फाइबर नहीं है, उसमें रेशा नहीं है। ये केवल क्या है कि हमने आधुनिकता तो अपनाई, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ हमने पोषक तत्व प्रबंधन नहीं किया। हम चाहते बच्चों को सेरेलैक खिलाते हैं। आप सभी लोग माता बहनें, बाजार से सेरेलैक का डिब्बा आता है जो कि मैं अपने बच्चे को भी खिलाता हूँ, जिसका 350 रुपया रेट है, और उसके अंदर मुझे कुछ नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। मतलब हम लोग बाजार में इतने ज्यादा आश्रित हैं, हम लोगों को बाजार ने इतना ज्यादा जकड़ लिया है कि जिस बोरी की अनाज के बीज पे सलमान खान का फोटो लगा है, उसे हम जरूर खरीद के लाएंगे और खेत में बोएंगे। उसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि इसके अंदर बीज में प्योरिटी % कितनी है, इस बीज के अंदर जो बीज है वो कितना दाना मुझे बड़ा होकर अन्न पैदा देगा और कितना दाना मुझे रफेज है। मतलब हमको बाहर का पैकेट अच्छा चमकीला मिल जाए, अंदर चाहे उसमें किसी भी विभाग या किसी कंपनी ने भूसा भर दिया हो, हम लोग खरीद लेते हैं। कोई भी सामान खरीदने से पहले पैकेट के पीछे पढ़िए, उसके पीछे उसकी प्योरिटी % लिखी रहती है, जर्मिनेशन % लिखी रहती है, हाइब्रिड विगर लिखा रहता है, उसके पीछे उसमें कंटेंट लिखा रहता है कि इसमें कितना कितना पोषक तत्व है या कितनी कितनी दवाई की मात्रा है। यदि हम लोगों को इस चीज की जानकारी के में हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो इन गोष्ठियों का यहाँ से आयोजन निरर्थक है। जैसा कि हमारे बीच में अभी सम्मानित धानुका कंपनी वालों ने बताया, धानुका की जो दवाइयां हैं वो A क्लास हैं और
ये दवाइयाँ किसानों के हित में, यानी ये जब किसान जब दवाइयाँ इन लोगों को लगाता है तो ये अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसी के साथ हमारे बीच में आदरणीय और कृषि निदेशक महोदय पधार चुके हैं। एक बार सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। तो बात आई मोटे अनाज की और स्त्री अन्न। स्त्री अन्न, मोटा अनाज, स्त्री माने लक्ष्मी होता है। हम किसी भी बुजुर्ग, किसी भी अपने से बड़े के नाम के आगे स्त्री लगाते हैं। स्त्री का मतलब है कि ऐसा अनाज जो हमें लक्ष्मी पैदा दे, ऐसा बाजरा, ऐसा ज्वार जाति और प्रकार से, और इसे स्त्री अन्न कह सकते हैं। स्त्री मोटा अनाज, जैसे कि हम लोग धान करते हैं, गेहूं करते हैं, इसमें क्या होता है, आलू करते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम बुवाई करते हैं, बुवाई से पहले ही हम लोगों को एक चिंता व्याप्त हो जाती है कि हमें कौन सी प्रजाति का गेहूं लेना है, इसमें दवाई कौन सी डालनी है, समरसेबल का पानी हमको समय पे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। ऐसा ही होता है चाचा कि नहीं होता? हमको समय पे नहीं मिल पाएगा। जैसे आलू है, आलू आप कोल्ड से निकालेंगे, चिंता करेंगे। समय पे यदि हमारा सिंचाई का प्रबंधन नहीं हो पाया तो ये आलू, गेहूं, ये धान ऐसी फसलें हैं कि यदि एक पानी मिसमैच हो जाता है तो ये पूरी तरह से किसान को पैदावार नहीं दे सकती, और इसमें किसान की लागत भी भरपूर आती है। आलू में जैसे कि आप समय समय पे दवाइयाँ भी देते हैं। इसी के विपरीत यदि हम स्त्री अन्न की खेती करते हैं तो स्त्री अन्न की खासियत है इसमें सिंचाई नहीं लगती। तो सबसे पहले हमारा जो जेब से पैसा जो सिंचाई में जाता है प्रति घंटे के हिसाब से, वो ईश्वर समय समय पे बारिश करता रहता है, और बारिश में ये फसलें पूर्ण रूप से निर्भर होती हैं। तो बारिश होती रहती है और हमारा बाजरा, कोदो, रागी, सवा, ज्वार, ये सब बारिश से ही हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले स्त्री माने लक्ष्मी जेब की बजाय स्त्री अन्न ले। दूसरा, इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इस समय सभी किसान भाइयों के यहाँ बाजरा भी है और सब लोग बाजरा की रोटी भी खा रहे होंगे। देखिए, बाजरा की रोटी जितने बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं वो तो सब बाजरा की रोटी खा रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है वो इस बाजरा की रोटी को सीमेंट कहती है। साहब, कहती है कि नहीं कहती? तो बात यह है कि हमने जीव का टेस्ट बदलना है। यदि हम उस बाजरा का मूल्य संवर्धन, यदि उस बाजरा की टिकिया बना लें, या उस बाजरा की नमकीन टिकिया बना लें, या उस बाजरा का मिक्स करके जो महेरी होती है मठा के साथ जो बुजुर्ग लोग खाते थे वो बना लें, तो बाजरा जो है हमारी पीढ़ियों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर पोषक तत्व देगा। इसी तरह से पहले भार हुआ करते थे। मैं जब छोटा था तो हमारी माँ एक झोले में ज्वार रख देती थी और कहती थी कि बाजरा इसको भार में बुझाना, ज्वार को, जौ को। तो क्या होता था कि भार उसको उतने के बदले उतना अनाज दे दिया जाता था, और वो भुज्जी जो होता था वो उसको कढ़ाई में भून लेता था। इससे क्या होता था, जो ज्वार जो होती थी उसके फूले बन जाते थे, बाजरा जो होता था उसके फूले बन जाते थे, और घर पे 5 किलो के फूले आराम से 2 दिन में बच्चे खा जाते थे। उसको रोटी के रूप में नहीं खाते थे, लेकिन उसके फूले के रूप में बच्चे खा जाते थे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से और सभी से यहाँ से यही अनुरोध है कि अपने भोजन में मोटे अनाज को सम्मिलित करें, जिससे हमारा जो हमारा शरीर है ये रोग से लड़ने की इस पे क्षमता बैठे, हम कम से कम बीमार हो, अधिक से अधिक स्वस्थ हो और अधिक से अधिक अन्न पैदा करें। जब हम अधिक से अधिक अन्न पैदा करेंगे तभी हम अपनी पीढ़ी को आगे, अपने आने वाली जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना पाएंगे, और अधिक से अधिक अन्न होगा तो हमारा भारत देश भी। और इस मोटे अनाज में खासियत ये भी होती है कि साहब इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते,
बीमारियां नहीं लगती, दवाइयां नहीं लगती। यानी किसान एक बार बस खेत को बोआए और बोने के बाद बस उसका संरक्षण करता रहे, हाथ से खुरपी से निकाई गुड़ाई कर ले। अब तो निकाई गुड़ाई नहीं करता किसान, लेकिन दवाई डालता है, लेकिन बहुत सारे किसान बाजरा इसमें निराई गुड़ाई खुरपी से करते हैं। तो खरपतवार जो हम वीड मैनेजमेंट की जो हेर्बिसाइड डालते हैं वो भी जेब से बच जाता है। यानी ये मोटे अनाज की जो संपूर्ण श्री अन्न की जो खेती है वो पूर्ण रूप से किसानों के हित में और किसान का पैसा बचाने के लिए है। सभी किसान भाइयों से केवल मैं यही अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक श्री अन्न उगाएं, अधिक से अधिक खाएं और अधिक से अधिक रोग रोधी अपने शरीर को बचाएं, जिससे हमारी पीढ़ी जो है नए नए रोग, कैंसर, डायबिटीज, अत्याधिक रक्त रोधी रोग जो होते हैं वो भी इस मोटे अनाज से दूर होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं और अभी हमारे बीच 2 स्पीकर हैं, तो बहुत जल्द हम प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं और साथ में कुछ प्रोग्रेसिव किसान, प्रगतिशील किसानों को हम सर्टिफिकेट भी देंगे। तो मैं पहले श्री सत्येंद्र प्रताप सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फिरोजाबाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में। प्लीज स्टेज पे आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए। आज के इस ग्रीन टीवी के कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जो सम्मानित किसान भाई, माताएं, बहनें जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी ने इस कार्यक्रम में एक नए प्रकार का कार्यक्रम है, नए प्रकार का फॉर्मेट है, इस सभी में आपने प्रतिभाग किया। आप लोगों की एक अच्छी संख्या मुझे दिख रही है और आप लोगों का उत्साह भी बता रहा है। वास्तव में आज ऊपर मंच में कोई नहीं है, सारे लोग मंच में नीचे हैं किसानों के साथ में। तो वास्तव में एक लाइव इंटरेक्शन का प्रोग्राम है, उसमें बीच बीच में आप लोगों से कुछ के रूप में कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं कृषि संबंधी, जिसमें आप लोग रुचि के साथ जुड़े रहें। और इस कार्यक्रम का जो विषय रखा गया है आलू के ऊपर और मिलेट के ऊपर, वास्तव में ये दोनों फसलें इस जनपद की प्रमुख फसलें हैं। आलू रबी की प्रमुख फसल है और बाजरा जो हमारा मोटा अनाज है, श्री अन्न है, वो खरीफ की मुख्य फसल है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से ये जनपद अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है और उसी के कारण ये बड़ा वैविध्य है कि खरीफ में तो बाजरा पैदा करते हैं जो वास्तव में अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए है, किंतु रबी में आलू पैदा करते हैं और दोनों फसलों की डिमांड में जो उसकी मांग है बड़ा अंतर है। एक फसल इतनी हार्डी होती है जो किसी भी मौसम में, किसी भी पर्यावरण में अगर मिट्टी में क्षमता नहीं है, आपके पास खाद पानी नहीं है, तो उसमें भी सर्वाइव कर जाएगी। और एक फसल ऐसी है जिसको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके लिए विशेष मिट्टी की आवश्यकता है। तो बड़ा अद्भुत समायोजन आप लोगों ने कर रखा है और दोनों की उत्पादन और उत्पादकता इस जनपद में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रयास उसमें कर रहे हैं दोनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि कृषि विभाग की योजनाओं के विषय में आप लोगों को बताएं, तो हमारे जितने भी यहाँ पर जागरूक किसान भाई हैं सभी लोग कृषि विभाग से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना भारत सरकार के द्वारा 2007-08 में प्रारंभ की गई थी और वो योजना अभी भी संचालित है। इस योजना के अंतर्गत कृषक भाइयों के यहाँ पर क्लस्टर प्रदर्शन एवं फील्ड डे प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और इस योजना में 6 घटक हैं। 6 घटक में से ये जो जनपद है फिरोजाबाद, कोर सीरियल घटक, कोर सीरियल का मतलब है कि मक्का
और जौ के लिए जो है ये चिन्हित है। और मोटे अनाजों में श्री अन्न में जो है न्यूट्रिशियल घटक में ये जनपद बाजरे के लिए चिन्हित है। तो बाजरे और मक्का और जौ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि कृषकों की आय में वृद्धि हो सके, इन फसलों के क्षेत्राच्छादन में वृद्धि हो सके और सतत डेवलपमेंट, सतत विकास के माध्यम से उनकी आय को बढ़ाना, उनकी आय, कृषकों की आय को डबल करना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें बीज वितरण से लेके कृषि यंत्रों के वितरण से लेके कृषि रक्षा रसायनों के वितरण से लेके बहुत सारे कार्य जो है संपादित किए जाते हैं। उसमें कृषक भाइयों को 50% अनुदान, जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषक हैं, हमारे जो महिला कृषक हैं उनको 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अन्य जो कृषक श्रेणियां हैं उनको 40% का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में जो भी भाई बीज के अतिरिक्त कृषि यंत्रों का, त्रिपाल का, पखारी का, पंप सेट का लाभ लेना चाहते हैं तो त्रिपाल वगैरह तो आप लोग सीधे ऑनलाइन जो है सीधे क्या नाम की अपना लागत जो है बिल सबमिट कर सकते हैं। और बाकी जो कृषि यंत्र है उसका जो है पोर्टल के माध्यम से, कृषि विभाग का पोर्टल, उसके माध्यम से आप लोग आवेदन करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषि यंत्रों में चाहे इस योजना से कृषि यंत्र संचालित हो रहे हो, चाहे किसी अन्य योजना से कृषि यंत्र संचालित हो रहे हो, लाभ का वितरण किया जा रहा हो, तो जो 10,000 तक के कृषि यंत्र हैं उसमें किसान भाइयों को कोई भी टोकन मनी की आवश्यकता नहीं है देने की। और जो 10,001 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक है उसमें 2,500 रुपये का टोकन किसान आप लोगों को देय होता है। और 1 लाख से ऊपर के जो कृषि यंत्र उसमें 5,000 का टोकन जो है, टोकन मनी जो है कृषि विभाग आपसे लेता है। और अब जो व्यवस्था कर दी गई है यंत्रों में अब जो नई व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत ई लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। 14 दिसंबर तक जो आवेदन लिए गए थे, जिन किसान भाइयों ने आवेदन 14 दिसंबर तक अपने दिए हैं, उनका ई लॉटरी में से जिसकी लॉटरी निकलेगी उसको इसका लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आत्मा योजना अंतर्गत है एक जो पुरानी हमारी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना जो चलती है उसका पुराना नाम आत्मा योजना है। आत्मा योजना अंतर्गत कृषकों, जो हमारे कृषक भाई हैं उनको कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण और उनका फील्ड डे कार्यक्रम, प्रदर्शन कार्यक्रम, इसके अलावा उनका जो हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं उनके क्षमता वर्धन का कार्यक्रम जो है इसमें संचालित किया जाता है। ये भी एक बड़ी स्कीम है। अब ये योजना जो है कृषिोन्नति योजना के अंतर्गत अब आती है। पहले आत्मा योजना ही एक जो है अम्ब्रेला स्कीम हुआ करती थी और अब जो है कृषिोन्नति योजना जो है एक बड़ी स्कीम के अंतर्गत ये सारी योजनाएं जो है आने लगी। इसी प्रकार से किसान भाइयों के लिए अगर आप लोग फार्म मशीनरी बैंक लेना चाहते हैं, जो 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की स्कीम है, उसमें ट्रैक्टर भी शामिल है और अन्य आपकी पसंद के 3 कृषि यंत्र जो है आपको लेने होंगे। उसका भी आप आवेदन जो है ऑनलाइन आपके द्वारा किया जाएगा। और लेकिन उसकी शर्त है कि आपके द्वारा एफपीओ का गठन किया गया हो। और एफपीओ जो है, एफपीओ का मतलब होता है किसानों की कंपनी। यहाँ पर कोई एफपीओ के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं? किसी एफपीओ के? अच्छा, कोई नहीं बैठे हुए। एफपीओ का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां, आप लोग जूते पहनते हो, कोई भी कपड़ा पहनते हो, सारा का सारा जो है किसी न किसी कंपनी का बनाया हुआ है। वो कंपनी कहीं से कच्चा माल लाती है, कच्चा माल कहीं से लाएगी और कच्चा माल लेके जो है उस चीज का जो उत्पादन करेगी और लोगों को बेच देगी। आप लोग कच्चा माल खुद पैदा करते हैं। आप लोग जब कच्चा माल खुद पैदा करते हैं और आप अपना कच्चा माल यानी कि जो भी आप जो है
कृषि उत्पाद पैदा करते हैं वो बाजार में जाके बेच देते हैं, मंडी में जाके बेच देते हैं, उसको कोई दूसरा खरीदता है, वो उसने एक कंपनी लगाई हुई है, वो आटा की लगाया है, बिस्किट की लगाया है, ब्रेड की लगाया हुआ है, उसने कोई प्रोसेसिंग फैक्ट्री डाली हुई है, माजा मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आपके अचार की फैक्ट्री डाली हुई है। बेसिकली वो काम कौन कर रहा है? वो काम कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है जो बिजनेसमैन है। तो सरकार ने यह आइडेंटिफाई किया कि हमारे किसान भाइयों को जो सही मूल्य अपनी उपज का नहीं मिल पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि बीच में जो बिचौलिए हैं वो मार्केट को सारा का सारा जो लेके बैठ जाते हैं। तो किसानों को संगठित करके वो एक कंपनी खुद बनाए, उसमें लगभग 10 से लगभग 15 लोग उसमें डायरेक्टर के रूप में रहेंगे और कम से कम जो है 300 किसान उसमें जो है शेयर होल्डर यानी सदस्य के रूप में रहेंगे। तो आप लोग और कंपनी का जो गठन है वो किसी भी सीए के यहाँ से आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग अपनी उसमें पूरा आपको एक बायलॉज बनाना पड़ेगा, पूरा एक प्रेम्बल बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसमें जो है आप लोग कौन कौन सा जो है कार्य करेंगे। और एफपीओ के लिए जो है अभी सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। एफपीओ के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं में प्रमुख रूप से खाद का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस और कीटनाशी लाइसेंस जो है ये निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक, इसमें आप 80% का अनुदान ले सकते हैं। फार्म मशीनरी बैंक के अतिरिक्त यदि आप एक्सपोर्ट और यदि आप कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बीज विधायन संयंत्र है। अभी जो है बीज विधायन संयंत्र में यहाँ के एक एफपीओ को जो है 60 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। आप लोगों ने सुना कि 60 लाख रुपए का अनुदान किसी को मिला हो, 60 लाख की छूट मिली हो, हैं? 60 लाख की छूट सरकार कहीं देती है? नहीं देती है? तो कृषि विभाग ही ऐसा विभाग है जो इतनी बड़ी बड़ी छूट की स्कीम जो है लेके आता है। फार्म मशीनरी बैंक में जो है आप लोगों को 80% छूट, 8 लाख रुपए से लेके जो है 12 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। लेकिन आपको एफपीओ बनाना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। उसके लिए जो पात्र व्यक्ति ग्राम पंचायत हो सकती है, कोई कृषक सहकारी समिति हो सकती है और एफपीओ हो सकते हैं। या ग्रामीण उद्यमी है जो कस्टम हायरिंग योजना, उसमें ग्रामीण उद्यमी भी जो है पीछे से और मत करिए, तो उसका जो है आप लोग लाभ ले सकते हैं। अभी इस जनपद में लगभग 19 एफपीओ काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने अभी 2 वर्ष पूर्व ये निर्णय लिया था कि भारतवर्ष में जो है 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है। प्रत्येक लाख में कम से कम एक एफपीओ बनाया जाएगा। उसमें अभी 10,000 एफपीओ और ऐड कर दिए कि 10,000 एफपीओ और ऐड कर दिए, यानी 20,000 एफपीओ का जो निर्णय लिया गया है, जो 20,000 एफपीओ जो है पूरे भारतवर्ष में गठित किए जाएंगे। एफपीओ को और सहायता जो मिलती है उसमें प्रमुख सहायता है कि उनके जो सीईओ होते हैं, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी उनका जो मुख्य जो काम देखेगा, उनका जो मुख्य काम देखेंगे, उनको जो है सैलरी भी जो है और एक अकाउंटेंट को सैलरी वो भी जो है 5 साल तक सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो इतने सारे लाभ, तो आप लोग को बस जरूरत इस बात की कि आप लोग उस बारे में संगठित हुई है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। एक सब लोगों की जिज्ञासा भी रहती है, जिज्ञासा आप सभी की रहती है कि जो पीएम किसान योजना है जिसमें अभी 6,000 रुपये आप लोगों को वार्षिक प्राप्त हो रहे हैं, 2,000 रुपये की 3 किस्त प्राप्त हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको लाभ नहीं मिला है, जबकि असंख्य लोगों को जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। इस योजना में आप लोगों की जो पात्रता की शर्तें हैं, सबसे पहले तो एक कृषक परिवार है। कृषक परिवार का मतलब है पति पत्नी और नाबालिग बच्चे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। दूसरी बात है वो व्यक्ति इनकम टैक्स न भरता हो, किसी सरकारी नौकरी में ना हो, सामूहिक भागों छोड़कर, और किसी संवैधानिक पद पर ना हो ना रहा हो, ऐसे लोगों को जो है लाभ दिया जाएगा। इसकी 2-3 शर्तें हैं। एक तो आप लोगों का जो है आधार शीटिंग होनी चाहिए। आधार शीटिंग का मतलब कि आपका खाता जो है, बैंक खाता जो आपने दिया है,
वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अगर बैंक खाता आपका आधार से लिंक नहीं है तो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। बैंक खाता आप बैंक में जा करके आपका अंगूठा लगेगा या आपके मोबाइल में OTP आएगा, तो वहां से अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपकी जो जमीन है, आपकी जमीन के पीछे यहाँ शोर कौन कर रहा है? कोई है क्या यहाँ पे? है? कौन है भाई? भाई बहुत जरूरी है, अगर किसी की बात हो ना तो कृपा करके जो मंच में आ जाइए, वहां बताइए कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं इसका लाभ लेने से हम सब वंचित हो जा रहे हैं। अगर इतनी महत्वपूर्ण बात है कि उसको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बात की चर्चा होनी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर आ जाए और 5 मिनट का समय दो तो भाई सब लोग उससे लाभान्वित होंगे। अकेले अकेले बात करने से क्या फायदा? तो जमीन आपकी अगर नहीं चढ़ी हुई है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों की जमीन नहीं चढ़ी हुई अपने घर में देख लीजिए, अगर किसी को लाभ नहीं मिल रहा हो तो PM किसान के पोर्टल में उसके कागज जो आपकी खतौनी है, खतौनी आकर जो है कृषि विभाग के किसी भी राजकीय बीज गोदाम में वहां पर दे दीजिए, अथवा जो है यहाँ पर जिले में यहाँ डबरी में आके दे दीजिए। तीसरी बात, आपकी E-KYC हो गई हो। E-KYC का मतलब होता है कि आप लोग जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि E-KYC साहब हमारी हो गई है, बैंक में जाके E-KYC बैंक में हमारी हो गई है। बैंक वाली E-KYC नहीं है, आपकी E-KYC होगी जन सेवा केंद्र से। E-KYC होगी किसी भी कर्मचारी जो कृषि विभाग के हैं, कार्मिक हमारे फील्ड में प्रोजेक्ट है, ATM है, BTM है, वो आपका जो है फोन से आपका फोटो लेंगे, उसका मिलान जब आपका आधार बना था, फोटो खींचा गया तो उससे होगा, तो आपकी E-KYC होगी। ये 3 चीजें जब आपकी पूरी होंगी तो आपको जो है लाभ मिलेगा। और बहुत सारे लोग बार बार जो है चक्कर लगाते हैं, तो उनको लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपना स्टेटस नहीं देखते हैं। स्टेटस क्या है? जन सेवा केंद्र में अपना स्टेटस निकाल के देख लीजिए कि कमी कहाँ पर है। जहाँ कमी है उसको तत्काल जो है निदान जो है उसका करवाइए, तो दैट आप लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। अभी लगभग फिरोजाबाद में 16,000 ऐसे लोगों के नाम आए हुए हैं जिनकी जमीन उन्होंने PM किसान पोर्टल में अपनी दे रखी है, उनका E-KYC हो चुका है, लेकिन उनका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है। आधार से लिंक नहीं मतलब जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वहाँ पर जो है उनका खाता लिंक नहीं है, इसलिए उनका पेमेंट उनके खाते में नहीं हो पा रहा है। तो जो भी किसान भाई हैं, अगर इस मंच के माध्यम से मेरी बात पहुँच रही हो तो अपना खाता आधार से लिंक करवा लें। आधार बैंक में दिक्कत आ रही हो तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाकर जो है अपना नया खाता जो है आधार लिंक खाता वो खोलते हैं, तो वहाँ पे जाके खाता खुलवा सकते हैं। ये तो एक PM किसान योजना की बात करें, कृषि यंत्रों की बात कर ली। इसके अलावा हमारे यहाँ कृषि रक्षा विभाग है, कृषि रक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, वो अनुदान में 50% अनुदान में वितरित किए जाते हैं। कुछ दवाओं में जो है 75% अनुदान है। तो आप लोग जो कृषि रक्षा इकाइयाँ हैं प्रत्येक विकास खंड में है, वहाँ से जो है उनको लेकर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार भूमि संरक्षण अनुदान में खेत तालाब योजना चल रही है। खेत तालाब योजना के अंतर्गत आप लोग किसानों का चयन करके 22 गुणा 20 गुणा 3 मीटर का जो है तालाब जो है उनके यहाँ खोदा जाता है। जो छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, 35 गुणा 30 गुणा 3 मीटर का तालाब है, वो खोदा जाता है, जो जल संरक्षण के लिए उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो वो किसानों के यहाँ जो है क्या नाम की उस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से बीहड़ और बंजर सुधार के लिए क्लस्टर का चयन करके लगभग आई थिंक जो है 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर तैयार किया जाता है। उसका चयन करके वहाँ पे बीहड़ और बंजर सुधार का कार्य किया जाता है। उसमें क्या नाम की आपकी मार्गदर्शन फंड है, कंट्रोल फंड है, ये सारे जो है बना के जल संरक्षण को जो है बढ़ावा दिया जाता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसके लास्ट में, क्योंकि मंच है कि इस जनपद में लगभग 10 घटनाएं पराली जलाने की हुई हैं इस वर्ष।
और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पराली जलाने की घटनाएं, जबकि इस जनपद में सिर्फ 20 या 22,000 हेक्टेयर धान का क्षेत्रफल है, उसके बावजूद जो है क्या नाम की लगभग 10 घटनाएं यहाँ पर पराली जलाने की हुई हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। पराली का प्रबंधन, पराली बिल्कुल भी जलाने की चीज नहीं है, वरना पहले जलाई जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जल्दी खेती के चक्र में आप लोग जो है उस पराली को तुरंत जला देते हैं। मैं लखनऊ से आ रहा था, लखनऊ से मेरे क्या नाम की जो लखनऊ और आगरा जो एक्सप्रेस वे देखा कि बिल्कुल लाइन से खेत जल रहे हैं, मतलब कोई सीमा नहीं है। जैसे कि एकदम जो है कहीं पर जलजला सा आ गया हो, एकदम जो है लावा नल फूट पड़ा हो, है ना, जंगल की आग की तरीके से लाइन से खेत जल रहे हैं। और इतना धुआं, इतना प्रदूषण, इसमें सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि हवा में जब आपने कार्बन छोड़ा है तो उसको आप ही सांस के माध्यम से लोगे, आपके ही फेफड़ों में जाएगी वो कहीं ना कहीं। दूसरा, आप जो है अपनी मिट्टी की जो उत्पादकता को भी खत्म कर रहे हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों को खत्म कर रहे हैं, उसमें केंचुओं को खत्म कर रहे हैं। एक तो केमिकल खाद डाल के आपने उनको वैसे ही खत्म कर दिया, फिर जला के खत्म कर रहे हैं। मतलब ये अगर वो जहर खा के नहीं मरा तो उसको फांसी लगा दी, है ना। तो वास्तव में ये काम हो रहा है। तो ये जो है हमको जो है पराली का प्रबंधन खुद करना है। वेस्ट एक्सपोजर कृषि विभाग नहीं बढ़ पाते हैं। पराली प्रबंधन के यंत्र है, रोटावेटर है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के एमपी क्लाउड है, तो बहुत रोटरी स्लेशर है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी जो है अनुदान में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो है मथुरा में एक प्लांट भी लगा हुआ है। ये एक कृषि विभाग ने एक और योजना चलाई है कि यदि यहाँ पर इस बार किसी ने इसमें अप्लाई नहीं किया है कि एग्रीगेटर का चयन जो है, यदि कोई व्यक्ति, कोई उद्यमी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ग्रामीण उद्यमी इस बात के लिए तैयार होता है कि वो पराली इकट्ठा करके उन किसी प्लांट में जो है पहुँचाएंगे, तो उनको भी जो है अनुदान मिलेगा। उसमें 20 लाख तक का है अनुदान की व्यवस्था। तो आप गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, उसमें थोड़ा सा अपना संवेदनशीलता आप लोग दिखाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारी मिट्टी अच्छी होगी। हम लोग जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना चल रही है, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना चल रही है, लेकिन जैविक खेती और प्राकृतिक खेती तब तक नहीं हो सकती जब तक ये पराली जलती रहेगी। उस जैविक खेती का कोई मतलब नहीं है, उस प्राकृतिक खेती का कोई मतलब नहीं है। आज हम गौ आधारित खेती की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है यहाँ पे गौ आधारित खेती, प्राकृतिक खेती कर भी रहे हैं, और उन लोगों ने देखा है कि क्या नाम कि कितना उससे लाभ होता है। शुरू में जरूर उत्पादन जो है उनको पहले साल कम प्राप्त होगा, लेकिन आगे जो है उनको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप लोग और अच्छा है, हमारा जो गौवंश जो क्षेत्रों में घूम रहे हैं, यदि आप लोग एक ही गौवंश भी पकड़ लेंगे, वास्तव में अमोल जो पालेकर साहब हैं उनका जो है कहना है कि एक गाय से, वो तो कहते हैं कि 100 एकड़ तक की खेती हो सकती है, सिर्फ एक गाय से, एक देसी गाय से। आप जीवामृत बना सकते हैं, घनजीवामृत बना सकते हैं, 10 पानी घोल बना सकते हैं, बीजामृत बना सकते हैं। मतलब पूरा जो क्या नाम की हमारे शस्त्र क्रियाओं का शुरू से लेकर अंत तक का जो प्रबंधन है, उसके माध्यम से आप लोग जो है कर सकते हैं। तो आप लोग इन सभी विषयों के बारे में, ये मैं बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत विस्तार में आप लोगों को इसलिए नहीं बताया है क्योंकि एक समय की बात भी है। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से इन चीज़ों को खुद जो है नेट के माध्यम से देखेंगे। ग्रीन टीवी ने भी जो है इन सारे विषयों में बहुत अच्छे जो है कार्यक्रम कराए हैं। कल मैडम मुझे बता रही थी कि आपके द्वारा जो है पूरे भारतवर्ष में जो है इस तरीके के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, जिन कृषकों ने बहुत कृषि के क्षेत्र में बहुत अनुभव प्रयास किए हैं, उनके वीडियो बना के जो है आपने अपलोड किए हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स का जो भी होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि ये किसी ने जो है यहाँ पर जो है क्या नाम, मान लीजिए स्ट्रॉबेरी की खेती की कोई किसान इच्छुक है, तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी जानकारी भी कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सारा जो प्रयास हो रहा है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, एक प्रयास हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को स्टेबल करने के लिए, ताकि उनके जीवन में समृद्धि आए, उनके जीवन में उन्नति हो, और वो लोग जो है समाज में जो एक जो भारत को जो भी बात हो रही है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सके। तो इस रूप से जो है समृद्ध करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं भी ग्रीन टीवी की तरफ से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि पराली ना जलाएं। पराली प्रबंधन के बहुत सारी चीज़ें सर ने बताया, भूसा डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री में जो है कृषि विभाग की तरफ से जनपद में बांटे जाते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यू मैनेजमेंट में अगर आप FPO के ज़रिए अगर आप कोई भी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो 80% और सिंगल जो है वो 50% तक सब्सिडी मशीनरी में मिलता है। कुल जो है आई थिंक 9 से 12 मशीन्स होती है जिसका उपयोग करके आप लोग प्रबंधन कर सकते हैं, और कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है उसके ज़रिए भी आप किराए पे भी लगा सकते हैं मशीन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जैसा सर ने बताया कि कोई भी खेती बाड़ी पशुपालन से रिलेटेड आपके पास समस्या है तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं या मोबाइल में फीड कर सकते हैं 8097 864300 8097 864300। और कार्यक्रम के बाद में अगर जिसने नहीं लिखा है वो मुझसे ले सकते हैं। बाकी धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 1800 102 10 22 1800 102 10 22। तो जैसा मैंने बताया आपको कि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम आ रहे हैं, और सर ने बताया कि पशुपालन से रिलेटेड बात किया, जो कि बायोगैस प्लांट या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कर सकते हैं। तो पशुपालन, अभी ठंड का टाइम है और ऑलमोस्ट आप सभी के पास पशु होंगे, तो इस समय में पशुओं की देखरेख कैसे करें आप, उसके बारे में 5 से 10 मिनट में आपको जानकारी देने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर ओमकार सिंह यादव जी, वेटनरी एक्सपर्ट है कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद से। सर आप आइए और बताइए ठंड के मौसम में पशुओं की देखरेख कैसे करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि हमारा सर्दी का मौसम चल रहा है और आने वाले 2-4 दिनों में और ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है, और ये लगभग 14 जनवरी तक सर्दी कंटिन्यूस ज़्यादा पड़ेगी। तो उस समय हमें अपने पशुओं की किस तरह से देखरेख करनी है, किस वातावरण में उनको रखना है जिससे कि उनके उत्पादन में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो देखिए, एक तो आज हमारे लगभग 8 और 9 के लगभग टेम्परेचर है आज मिनिमम टेम्परेचर अपने जनपद में, और धीरे धीरे ये स्लाइटली गिरता ही जाएगा। तो जैसे ही हमारा वातावरण का तापक्रम लगभग 5 डिग्री से या 5 के से कम होगा तो हमारे पशुओं से एकदम उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में आपको बेसिक ध्यान देना है उनका। एक तो रखरखाव में कभी भी सर्दी में आपको बासा पानी बिल्कुल नहीं देना है किसी भी पशु को, क्योंकि अगर आपने बासा पानी पिलाया तो ऑब्वियसली उसको अगले दिन निमोनिया होने की प्रबल संभावना होगी। ऐसी जगह बांधना है जहाँ हवा का आदान प्रदान भी हो, और कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल बंद कमरे में जहाँ हवा का एयरेशन बिल्कुल ना हो, ऐसी जगह भी नहीं बांधना है। तो कोशिश करें कहीं भी कवर एरिया में पशुओं को बांधें। उनके नीचे जो बिछावन है, बिछावन की ऐसी व्यवस्था करनी है कि पशु हमारा जब बैठता है तो गीली या कंकरीली जगह न हो, क्योंकि गीली जगह होगी तो पशुओं को निमोनिया या सर्दी होने की संभावना होगी। हम सब लोग बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। कोशिश करें कुछ न कुछ उसके बिछावन का भी व्यवस्था अवश्य करें। अगले दिन उसी बिछावन को जिसमें वो मलमूत्र त्याग देता है हमारा जानवर, उसको आप खादी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की या कंपोस्ट खाद में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छी मैन्योर भी मिलेगी और उसके साथ साथ हमारे पशु का सेहत में भी सुधार होगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी। थोड़ा सा मैं ये भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे जैसे सर्दी कम हो मतलब ज़्यादा पड़ेगी तो आपको अपने पशुओं के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था बड़ा सुदृढ़ करनी है और अच्छी करनी है। कोशिश करना है कि पशुओं को कुछ न कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि उनके अंदर हीट ज़्यादा जनरेट हो और जो दूध उत्पादन एकदम डाउनफॉल में चला जाता है वो न जा करके एक कांस्टेंट रहे, एक स्थिर रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में हमारे अभी काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है, मिलेट्स की, बाजरा हमारे जनपद की मुख्य फसल है मिलेट्स में। तो सर्दियों में भी
15-20% या 30% तक इसको हम अपने पशुओं के दाने में समावेश कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारे पशु को ऊर्जा अधिक मिलेगी और गर्मी प्रोड्यूस होगी, दूध उत्पादन में कोई भी गिरावट बिल्कुल नहीं आएगी। अभी रबी में सबसे अच्छा चारे की बात कहूँ मैं तो बरसीम सबसे अच्छा चारा है। तो कोशिश करें सभी किसान भाई प्रत्येक पशु को, जो दुधारू पशु गाय या भैंस है, उनको 20 से 25 किलो बरसीम प्रतिदिन अवश्य खिलाएं, जिससे कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जैसे जैसे सर्दी चल रही है तो उसके लिए आप लोग कोशिश करें दाने में जो आप लोग उनका दलिया बनाते हैं उसमें प्रति पशु के हिसाब से लगभग 200 से 250 ग्राम गुड़ अवश्य खिलाएं। तो भी हमारे पशु में जो अभी दूध गिरने वाला है सभी पशुओं से वो गिरावट नहीं आएगी। पशुओं को डायरेक्ट हवा से बचाव करना है, विशेषकर सुबह और रात को, क्योंकि उस समय शीतलहर जब चलेगी तो भी उनके दूध उत्पादन में गिरावट आएगी। और संतुलित राशन हमेशा देना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमारा पशु अच्छा दूध दे रहा है, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, तो हम 1 या आधा किलो दाना एक्स्ट्रा देंगे सर्दी काल में, शीतकाल में। तो अगर वो देंगे तब भी कोई भी उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा, अभी हमारी गाय भैंसों से नवजात बछड़ों की भी काफ़ी अच्छी मतलब डिलीवरी कह लीजिए या पैदा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जो नवजात बच्चे उनकी मोर्टिलिटी परसेंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 40% तक हमारे नवजात बच्चे या बछड़े या बच्चियाँ मर जाती हैं। उसमें थोड़ी सी हम लोगों की कमी रहती है, उस कमी को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो कोशिश ये करनी है कि उसको खीस प्रचुर मात्रा में पिलाना है। सभी लोग पिलाते हैं, कुछ लोग कम मात्रा में देते हैं। तो कोशिश करें बजट का 10वां हिस्सा आप सभी नवजात बच्चों को खीस अवश्य दें, क्योंकि माँ का जो पहला दूध होता है वो अमृत होता है। उसी से बच्चे के अंदर इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति उसी के द्वारा आती है। दूसरा, जो बच्चों की मृत्यु दर होती है वो पेट के कीड़े की वजह से होती है। तो कोशिश करें, अब जो गर्भकाल से हमारे नवजातों में पेट में कीड़े आ जाते हैं और कुछ समय बाद जब उनका प्रकोप बढ़ जाता है, जब बच्चे दूध पीते हैं, दूध के समय इनकी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो ज़्यादा मात्रा में पेट के कीड़े के होने से भी हमारे बच्चों की मृत्यु होने का मुख्य कारण है। तो आप लोग कोशिश करें नवजातों को और बड़े पशुओं को भी। आगे तो नवजातों के बारे में बताना चाहूँगा, आप लोग उनको एल्बिंडाजोल की सिरप आती है वो आप लोग अवश्य पिलाएं, जिससे कि उनकी मोर्टिलिटी को रोका जा सके और आपकी जो पशुपालन में शुद्ध इनकम होती है वो आपकी बढ़ सके। दूसरी एक समस्या और है, एक थनैला रोग की समस्या हम लोग सभी पशुपालक भाइयों की एक कॉमन समस्या हो गई है। तो उसमें दवा से बढ़िया उसका बचाव मुख्य है। तो आप लोग कोशिश करें, जिस तरह से हम लोग अपने को साफ सुथरा रखना चाहते हैं उसी तरह से पशुशाला का भी विशेष ध्यान दें। उसमें कीचड़ कंकड़ पत्थर न हो जहाँ हमारा जानवर बैठता है। तो कोशिश करें साफ सफाई जितनी अच्छी होगी तो वहाँ मैस्टाइटिस होने की संभावना बहुत कम होगी। और जब भी थनैला रोग हो जाता है तो आप लोग कभी भी उसको गर्म पानी वगैरह से न छेड़ें। कोशिश करें ठंडे जल या बर्फ से उसकी सिकाई करें और किसी अच्छे डॉक्टर से, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लें। जैसे तो क्या होगा, वो मैस्टाइटिस सही होने की संभावना आपके पशु के अंदर हो जाएगी। अगर आप 4 दिन डिले हो जाएंगे तो आपके पशु का पूरा थन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जो 10 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस है वो 1/4 दूध उसका अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। क्योंकि समय का अभाव है, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आते हैं और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर को हम सर्टिफिकेट देंगे। पहला जो है वो श्रीमती अनीता जी हैं, वाइफ ऑफ बलवीर जी। श्रीमती नीलम देवी जी, वाइफ ऑफ सुरेश चंद्र जी। श्रीमती रेणु राजपूत जी। श्री ओम प्रकाश जी मोहम्मदाबाद से। श्री विजेंद्र सिंह जी। श्री सचिन कुमार जी। श्री देवी दयाल जी।
श्री राकेश बाबू जी, श्री उदम पाल सिंह जी सन ऑफ समर सिंह जी, सूबेदार सिंह जी सन ऑफ चुन्नीलाल जी, श्री राजन सिंह जी, श्री गंधर्व सिंह जी सन ऑफ श्री राम जी, श्री पुरुषोत्तम सिंह जी सन ऑफ सिया राम जी, श्री राकेश कुमार जी सन ऑफ नाथू राम जी, श्री चरण सिंह जी, श्रीमती श्रीदेवी जी। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, धानुका एग्रीटेक का और जितने भी हमारे किसान भाई बहन आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आप धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800-102-1022। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300। तो फिलहाल के लिए आज के किसान चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।